तो जो है लास्ट क्लास तक हम क्या पढ़ चुके थे कि पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एंड जो है जिसमें दो कर्व हमने देखे थे, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है आज का वो सबसे पहले तो है एक टॉपिक लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, पेपर में भी एज इट इज बहुत ज्यादा देखने को मिलता नहीं है, बट ये है कि एनसीईआरटी में है तो एक बार समझ लेते हैं और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस, ऑल्सो कॉल्ड डार्विनियन फिटनेस। सिंपल शब्दों में ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉपुलेशन क्या चाहती है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस अचीव करना, और डार्विनियन फिटनेस भी हम जिसे बोलते हैं। और डार्विनियन फिटनेस का मतलब है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे या ज्यादा से ज्यादा अपनी जैसी पॉपुलेशन प्रोड्यूस कर पाए। तो ऑब्वियसली अगर कोई रिप्रोडक्टिव फिटनेस अचीव करना चाहेंगे तो उनकी आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। आपने क्या पढ़ा था, डीएन अपॉन में डीटी इज इक्वल टू आर एन पढ़ा था। आर की वैल्यू ज्यादा तो ग्रोथ ज्यादा होगी, आर की वैल्यू कम तो ग्रोथ कम होगी। तो मतलब अगर हम लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के हिसाब से देखें तो जो डार्विनियन फिटनेस होगी, मतलब जो रिप्रोडक्टिवली फिट होंगे, जो क्या होंगे, रिप्रोडक्टिवली फिट होंगे, उनकी आर की वैल्यू क्या होगी, हाई वैल्यू ऑफ आर। हाई वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। पहली बात तो ये। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर भैया जो दुनिया में एवोल्यूशन चल रहा है वो अलग अलग कंडीशन के लिए क्या है, अलग अलग जैसा चल रहा है। जैसे कह रहा है कि इन ए हैबिटेट इन विच दे लिव। अब रिप्रोडक्टिव फिटनेस या मैं बोलूं कोई भी पॉपुलेशन अपने आप को इवॉल्व कैसे करती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जहां वो रह रही है उसके हिसाब से। अंडर ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व टुवर्ड द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी। मतलब क्या हुआ कि भाई देखो, एक पॉपुलेशन है जहां रह रही है, उस हैबिटेट की कंडीशन अलग अलग होंगी। उस कंडीशन के अंदर कौन से कैरेक्टर सुटेबल हैं, कौन से कैरेक्टर सुटेबल नहीं है, वो सिलेक्शन प्रेशर है। तो इस हिसाब से वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे या कुछ ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट करेंगे जिससे वो उस कंडीशन में फिट हो पाए और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर पाए। तो कह रहा है इसलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो अपने जीवन में एक बार सिर्फ ब्रीड करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ अपने जीवन में एक बार ब्रीड करते हैं। उनका नाम क्या, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बू। तो अगर हम बात करें तो यहां जो काम की चीज हमें मिलती है, क्या, ब्रीड ओनली वंस इन लाइफ टाइम, यानी अपने जीवन में केवल एक बार ब्रीड कौन करता है भैया, बैम्बू हो गया। बैम्बू की जो ब्रीडिंग होती है अराउंड 50 टू 100 ईयर्स के बीच में होती है। और दूसरा पैसिफिक सैल्मन फिश, ये भैया अपने जीवन काल में केवल एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं। वेयर एज कुछ ब्रीड करेंगे मल्टीपल टाइम, ब्रीड मैनी टाइम भी अपने जीवन काल में ब्रीड बहुत बार करेंगे। कौन लोग हैं जो अपने जीवन काल में बहुत बार ब्रीड करते हैं, जैसे मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। तो क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड वाइल द अदर ब्रीड मेनी टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। जैसे मोस्ट ऑफ द बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, ये ब्रीडिंग मल्टीपल टाइम करते हैं। तो मतलब अगर हम मल्टीपल टाइम ब्रीडिंग की बात करें तो मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब मल्टीपल टाइम ब्रीडिंग करते हैं। अब जब ध्यान सुनना, मान लिया कोई ऑर्गेनिज्म है जो किसी ऐसी कंडीशन में रह रहा है जहां पर ये खतरा है कि उसकी जो पॉपुलेशन बनेगी उसको कोई प्रीडेटर खा जाएगा या उसकी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग मर जाएंगे ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो आप बताओ उसको क्या करना चाहिए, उसको एक बच्चे पैदा करना चाहिए, एक साथ मल्टीपल करना चाहिए। एक बार मल्टीपल करेगा। अगर एक साथ मल्टीपल चाइल्ड प्रोड्यूस करना है तो एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि चाइल्ड यानी बच्चों का साइज छोटा भी होना चाहिए। यानी अब उस कंडीशन के अंदर अगर सरवाइव करना है
जहां पर उसके जीवन को खतरा है कि भैया बच्चे का जन्म होगा, हो सकता है कोई प्रेडेटर आए खा के चला जाए, यानी उसके पास ये सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो स्मॉल साइज के और बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस करेगा। वेयर एज जहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि भैया बच्चे को कोई खाने वाला नहीं है, तो हम बच्चे को बड़े साइज का एंड उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट जो है बॉडी, जैसे मान लिया ह्यूमन के केस में प्रॉपर डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, मदर की बॉडी में हो रही है, बच्चे का जन्म हो रहा है, उसकी देखभाल की जा रही है, तो ऐसे मल्टीपल चाइल्ड प्रोड्यूस करने की नीड नहीं है, क्योंकि उसको कोई खतरा नहीं है प्रेडिशन का वगैरह वगैरह। तो इसलिए अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग सिचुएशन चलती है। क्या कह रहा है सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। क्यों भाई लार्ज नंबर क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि पता है उनको खतरा है कि भैया जितने भी बच्चों का जन्म होगा शायद उसमें से 40-50% को क्या करके जाए, कोई कंज्यूम कर जाए। अगर वो एक दो प्रोड्यूस करते, पता चलता उनकी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाती, क्योंकि वो सारे चाइल्ड को कंज्यूम कर जा रहा है प्रेडेटर, या वो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से क्या हो जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। आपने देखा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब स्पोर वगैरह बनते हैं तो एक नहीं बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हो फ्लावर के अंदर, जब पॉलन ग्रेन बनते हैं तो एक नहीं बनते हैं, बहुत सारे पॉलन ग्रेन बनते हैं। क्यों? चांसेस इंक्रीज करने के लिए सर्वाइवल के। जब स्पर्म बनता है ह्यूमन के अंदर, जब फीमेल के अंदर वही ओवम एक ही बन रहा है, जबकि स्पर्म बहुत सारे बन रहे हैं, क्योंकि स्पर्म जिस कंडीशन से मूव करके ओवम तक जा रहा है उस कंडीशन में बड़े सारे स्पर्म मर जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें चांसेस बढ़ाना है तो नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए नंबर्स क्या किया, बढ़ा दिया। तो कह रहा भैया कुछ लोग भैया स्मॉल एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी छोटे छोटे बट बहुत सारे बच्चे कौन जन्म देते हैं? एक तो ऑयस्टर हो गया और दूसरा क्या हो गया, पेलागिक फिशेस। हाँ हाँ, एक क्या हो गया, ऑयस्टर्स हो गया, एंड एक क्या हो गया, पेलागिक फिश। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो भैया लार्ज एंड लेस नंबर ऑफ स्प्रिंग, लार्ज एंड लेस नंबर ऑफ स्पीसीज, ये आपको कहां मिलेंगे, बर्ड्स में देखने को मिलेंगे एंड मैमल्स। ठीक, तो इस पूरे पोर्शन का कंक्लूजन यही है कि कहां पर कैसे कैसे लोग देखने को मिलेंगे और किस तरीके से लोग इवॉल्व करने के लिए चेंज करते हैं। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ठीक है ना, तो यहां तक की बातें हो गई, तो आगे चलते हैं हम। अगर हम यहाँ एनसीईआरटी में बाकी ये बातें भी पढ़ लें तो कह रहा भैया लार्ज साइज के ऑफस्प्रिंग होंगे और नंबर्स क्या होगा, कम होगा। तो ये कौन है, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। कह रहा इससे क्या पता चलता है, सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग द फिटनेस। तो कह रहा कौन सा डिजायरेबल है इनमें से, भाई रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अगर मैक्सिमाइज करने के लिए डिजायरेबल चीजें वो हैं जो उस एनवायरमेंटल कंडीशन में फिट होती हूँ। जैसे मैंने बताया जहां पर प्रेडेशन का प्रेशर हो, जहां पर बड़े सारे लोग मर जाते हो, वहां तरीका क्या है कि छोटे बच्चे बट ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस करो। जहां पर ऐसा कुछ इशू ना हो, सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो, कम बच्चे और बड़े साइज के बच्चे प्रोड्यूस करो। कह रहा इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट the life history trait of organism have evolved in relation to the constraint imposed by the abiotic and biotic components of the habitat। कह रहा है लाइफ इवॉल्व अपने आप को उस तरीके से करती है जो कंडीशंस, जो प्रॉब्लम्स इंपोज की गई हैं उन ऑर्गेनिज्म के ऊपर बाय एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक एनवायरमेंटल कंडीशन, किसी के ऊपर जैसे जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी वो अपने अंदर चेंजेस उस हिसाब से लाएगा ताकि उस कंडीशन में फिट हो पाए। बायोटिक फैक्टर क्या, कोई आज खा जा रहा है, कोई दूसरा एनिमल आके मार जा रहा है, तो भैया वो अपने आप को चेंज भी ऐसे करेगा कि वो दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट कर पाए, या अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो इतनी पॉपुलेशन बना दे कि उसे खाने से भी कुछ फर्क ना पड़े। इन विच दे लिव, evolution of the history of life history of the trait in the different species is currently an important area of research being conducted by the ecologists। मतलब कह रहा भैया बहुत सारे लोग इस पे रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एरिया है ताकि पता चले कि लोग कैसे इवॉल्व वगैरह हो रहे हैं, किस तरीके से उनके अंदर कैरेक्टर के अंदर चेंज आ रहे हैं।
तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब हमारे पास जो टॉपिक शुरू होता है उसका नाम है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्या है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करूं तो जैसा कि ये चैप्टर ही पूरा हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पर। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर हमने अभी तक जो बातें की, पॉपुलेशन जो ग्रोथ वगैरह कैसे करती है, पॉपुलेशन में बहुत सारे ग्रुप ऑफ लोग हैं, उसमें एबायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, यानी इकोसिस्टम में जहां रह रहे होंगे वहां बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर्स होंगे, तो उनका इंटरेक्शन होता है विद ईच अदर, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के किस साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, क्या रिलेशन है, किसको किससे बेनिफिट मिल रहा है, किससे किसको नुकसान हो रहा है, ये जो इंटरेक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, क्या? पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक जो आज का है उसका नाम क्या है? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। यानी हमारा मेन फोकस जो इस टॉपिक पे होगा वो क्या होगा कि किस तरीके से अलग अलग पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है, यही समझना आज का हमारा जो है मेन टॉपिक होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, इसमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। इस टेबल में कुछ बातें हैं, जैसे अगर कहीं प्लस साइन शो किया हुआ है इसका मतलब है बेनिफिट। प्लस साइन का मतलब क्या है? बेनिफिट। अगर कहीं माइनस साइन शो किया हुआ है इसका मतलब है हार्म, और अगर कहीं जीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है नो लॉस या बेनिफिट, यानी कोई लॉस भी नहीं है और ना तो कोई बेनिफिट। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास इंटरेक्शन जो है वो टोटल 6 टाइप के हैं। पहला है म्यूचुअलिज्म, एक ऐसा इंटरेक्शन जहां पर जब दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों के इंटरेक्शन से दोनों को ही बेनिफिट मिल रहा है, दोनों के इंटरेक्शन से दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। जैसे अगर बात करूं तो इसका एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है, हाँ आप पॉलिनेशन की बात कर लो। पॉलिनेशन में इंसेक्ट प्लांट को पॉलिनेट कर देते हैं और उनको बदले में नेक्टर वगैरह मिल जाता है, तो दोनों का बेनिफिट हो गया। अगर हम बात करें कंपटीशन, तो भैया कंपटीशन में दुनिया में ना किसी का अकेले फायदा हुआ है, मतलब ना किसी का फायदा हुआ ना किसी का होगा, दोनों का ही नुकसान होगा। क्योंकि जब कंपटीशन चल रहा है तो भाई साहब अगर मान लिया मेरे पास 4 मोमोज पड़े हुए थे, अकेले बैठ के मैं खा रहा था, तो 4 के 4 मुझे मिलते। अब मेरे साथ अगर कोई कॉम्पीट कर रहा है साथ में बैठ के, तो मुझे 2 मिले, उसे 2 मिले, या मुझे 3 मिले, उसे 1 मिले, या जो भी हुआ उसमें मेरा या उसका दोनों का कहीं ना कहीं नंबर ऑफ मोमोज का तो नुकसान हुआ, चाहे 1 का हुआ 2 का हुआ हो, ओवरऑल कंपटीशन में कभी भी फायदा नहीं होगा, या दोनों का ही नुकसान होगा। प्रीडेशन, प्रीडेशन में एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा जाता है, और जब खा जाएगा तो ये जिसको खाया गया है वो तो नुकसान हो गया, और जिसने खाया है उसका मतलब एनर्जी एनर्जी बढ़िया मिल गई तो उसका फायदा हुआ है। फिर आता है हमारे पास पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी सेम प्रीडेशन का जैसा ही चलता है, बट वहां थोड़ा सा चेंजेस है। प्रीडेशन में बड़ा पावरफुल एनिमल कमजोर और छोटे एनिमल को मार के खाता है, पैरासिटिज्म में एक वीक छोटा सा माइन्यूट सा ऑर्गेनिज्म आपके शरीर के अंदर या बाहर रह करके आपसे न्यूट्रिशन ले लेकर के आपको कमजोर बना के आपको टपका सकता है, तो ये पैरासिटिज्म है। यहाँ भी जो होस्ट है जिसकी बॉडी में पैरासाइट रह रहा है उसका नुकसान हो रहा है, और जो होस्ट पैरासाइट है उसको न्यूट्रिशन, खाना, रहने की जगह सब कुछ मिल रही है, तो उसका क्या है? बेनिफिट है। जब हम जाते हैं कहाँ? कॉमेंसलिज्म में, और एक दूसरा है एमेंसलिज्म में। तो इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल रियल लाइफ में कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, आप रोड से जा रहे थे, रोड में एक बड़ा सा गड्ढा था, भाई नाले वाला लगा होता है ना, मान लिया वही खुला हुआ है, तो अब आपको लगा यार कोई आके यहाँ गिर जाएगा, तो आपने वहां थोड़ा बहुत पेड़ वगैरह छोटा बहुत टहनी पेड़ से तोड़ के लगा दी वहां पर, या कुछ ऐसा साइन वहां बना दिया जिससे लोगों को ये पता चल पाए कि यार वहां पर गड्ढा है तो उधर से थोड़ा साइड हट के जाना है। तो ऐसे केसेस में लोगों का बेनिफिट तो हो रहा है, भाई अगर आपने लगा दिया है साइन तो लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि भैया वहां नहीं जाना है और अलग रास्ते जा रहे हैं, इससे उनका बेनिफिट हो रहा है। लेकिन आपका कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि आपने बस लोगों की मदद की, आपका कोई पर्सनल बेनिफिट वहां नहीं था। लेकिन एक बंदा आया, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, उसने पैर से मार के जो सारे पत्थर या पेड़ लगाए थे वहां से हटा दिया या तोड़ के फेंक दिए, तो उसका कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन दूसरे लोगों के आ गया नुकसान आ गया।
तो ऐसे को हम एमेंसरेज बोलते हैं जब नुकसान हो दूसरे का, और कॉमेंसरेज में जो आपका कोई फायदा और नुकसान नहीं है लेकिन दूसरे का बेनिफिट हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, कॉमेंसरेज बोलते हैं। तो ये सारे इंटरेक्शन हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, पहले टेबल बना लो उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और सबसे पहला जो इंटरेक्शन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रीडेशन। प्रीडेशन, अब भैया प्रीडेशन में क्या होता है, एक एनिमल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीडेटर। क्या बोलते हैं एक एनिमल को, प्रीडेटर, यानी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग तो ठीक है चलो वही हो जाएगा, एंड लार्ज साइज हो सकता है। साइज कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा नहीं है लेकिन पावरफुल है, तो एंड की जगह मैं और लगा दे रहा हूं पावरफुल और लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्रीडेटर, कॉल्ड प्रीडेटर किल एंड कंज्यूम, यानी मार के खा जाएगा अदर वीकर ऑर्गेनिज्म, इन दूसरे कमजोर ऑर्गेनिज्म को कॉल्ड प्रे, और उस कमजोर ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, प्रे कहा जाता है। तो भैया यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं, एक तो प्रीडेटर का और एक किसका, प्रे का। प्रीडेटर प्रे को मार के खा जाता है, प्रीडेटर हमेशा पावरफुल होगा और प्रे क्या होगा, कमजोर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो लेट्स से टाइगर ईट्स डियर, यानी टाइगर किसको खा गया, डियर को। टाइगर किसको मार के खा गया, डियर को। तो इसमें प्रीडेटर कौन है, टाइगर। टाइगर एक प्रीडेटर है और डियर क्या है, एक प्रे। और एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें बर्ड्स, बर्ड्स ने क्या खाया, सीड खा ली, सीड। तो यहाँ प्रेडेटर कौन है, बर्ड, और खाया किसको गया है, सीड को। तो सीड क्या है, prey। तो कहने का मतलब एक एनिमल जो कंज्यूम कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेडेटर, जबकि दूसरा एनिमल जिसको कंज्यूम कर दिया गया है उसे क्या बोलते हैं, प्रे बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये जो प्रिडेशन है ना, इसकी अच्छा ये एक पहली बात तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। कौन सा इंटरेक्शन, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। क्या मतलब हुआ इंटर स्पेसिफिक, मतलब ये इंटरेक्शन दो स्पीसीज के बीच में होगा। ऐसा थोड़ी होता है एक टाइगर दूसरे टाइगर को मार के खा रहा है, सही बात है ना तो इसका मतलब ये किसके बीच में होगा, इन बिटवीन टू स्पीसीज, यानी ये इंटरेक्शन दो स्पीसीज के बीच में होगा, सेम स्पीसीज में नहीं होता है, ठीक। अब सुनना प्रेडेशन की इंपॉर्टेंस क्या है प्रेडेशन जरूरी क्यों। अगर मैं बात करूं प्रेडेशन की तो पहली बात तो आपको पता है कि सर प्रेडेशन से एक बेनिफिट होता है कंडक्ट ऑफ एनर्जी। आपको पता है प्रेडेशन में फूड चेन की ही बात कर लो तो हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्लांट जो कंज्यूम कर जाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस कंज्यूम कर जाते हैं, एंड कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस कंज्यूम कर जाते हैं। जब आपने फूड चेन पढ़ी होगी कि भैया पहले ट्रॉफिक लेवल पर प्लांट आ रहे हैं, सेकंड ट्रॉफिक लेवल वाले फर्स्ट वालों को खा जा रहे हैं, और थर्ड वाले सेकंड वालों को खा जा रहे हैं, और फोर्थ वाले जो है थर्ड वालों को खा जा रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर ये प्रोसेस ना होती खाने की, यानी प्रेडेशन की प्रोसेस ना होती तो एनर्जी का ट्रांसफर होता क्या, नहीं होता। यानी प्रेडेशन कहीं ना कहीं एक तरीका है किसका,
कंडक्ट ऑफ एनर्जी का, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर करने का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस इसकी, इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इसके इंपॉर्टेंस में सबसे पहली चीज तो आती है, वो क्या है, कंडक्ट ऑफ एनर्जी, कंडक्ट ऑफ एनर्जी, यानी एक तरीका है एनर्जी ट्रांसफर का, ठीक है ना, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसफर करना, उसका क्या है, तरीका है। दूसरी बात, अगर मैं प्रेडिक्शन की बात करूं बच्चे, तो प्रेडिक्शन पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। क्या करता है प्रेडिक्शन? पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल। जैसे मान लिया एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट में 10 डियर रहते हैं और 10 क्या रहते हैं, टाइगर या लॉयन रहते हैं, ठीक है ना। तो अब 10 कह रहा हूं, 10 डियर रहते हैं और 10 रैबिट रहते हैं और एक वहां लायन है। अगर लॉयन निकला बाहर शिकार करने के लिए, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी उसकी ज्यादा किसकी है कि दोनों मिलेंगे, कि 10-10 दोनों है। लेट्स से मान लेते हैं कि डियर ने रिप्रोड्यूस किया और रिप्रोड्यूस करके उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के 15 कर लिया, और भैया जो वो था, प्रे था, यानी जो रैबिट था, उसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही थी, वो 10 पे ही था। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है मिलने की? डियर की। तो डियर को खा के उसकी पॉपुलेशन 8-10 पे ले आएगा। जब कभी ऐसा हो कि रैबिट की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रैबिट की मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, उनको कंज्यूम करेगा, उनकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आएगा। तो इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि वहां पर सिर्फ डियर डियर मिल रहे हैं, वहां सिर्फ रैबिट मिल रहे हैं, क्योंकि उनको खा के उनको कंट्रोल में कौन ला रहा है? प्रेडिटर। सही बात है ना। अब आपने यहां देखा, अब मान लिया डियर और रैबिट छोड़ दो, एक प्रे है, प्रे मान लेते हैं डियर है, और जंगल में क्या है, टाइगर है। अगर टाइगर को हटा दिया जाए, तो आप देखोगे प्रे की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी। और प्रे की पॉपुलेशन इतना तेजी से बढ़ेगी कि आपको उस पूरे जंगल में और जंगल के आसपास के एरिया में डियर ही दिखाई देंगे। ऐसा केस ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिला था, जहां हमने कैक्टस इंट्रोड्यूस किया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर, प्रेडेटर उसका क्या था, मोथ, मोथ नहीं था उस एरिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा गया कि कैक्टस मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में सिर्फ कैक्टस ही कैक्टस फैल चुका है। तो इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर, प्रे बहुत तेजी से ग्रो करता है। तो मतलब प्रे की पॉपुलेशन जो कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? प्रेडेटर कर रहा है। तो मैं दूसरा पॉइंट क्या कर सकता हूं, कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे, कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे, यानी प्रे की पॉपुलेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगा। अच्छा, इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल। याद करो, जब आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे थे, तो इसमें भी आता था ना बायो कंट्रोल एजेंट। तो वही वाला तो काम है कि आप कोई ऐसा प्रेडेटर ढूंढो जो आप जिससे परेशान हो, उस इंसेक्ट को, उस पेस्ट को खा जाए, तो आपका काम हो जाएगा। तीसरी बात जो मैंने बताई, मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग द कंपटीशन। तो मैंने समझाया एग्जांपल से कि डियर और रैबिट के बीच में कंपटीशन क्या होगा, कम। स्पीसीज डाइवर्सिटी बाय रिड्यूसिंग कंपटीशन among प्रे पॉपुलेशन। मतलब भैया प्रे पॉपुलेशन के अंदर कंपटीशन को रिड्यूस करके क्या करेगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन करेगा। अगर हम बात करें, तो इसमें एक एग्जांपल जो दे रखा था,
कि इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत तेजी से ग्रो कर जाती है। तो नोट करके लिख रहे हैं कि इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर प्रे पॉपुलेशन grow at very fast rate, grow at very fast rate। इसका एग्जांपल क्या भैया, ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने क्या किया prickly pear cactus in Australia grow in millions of hectare, in millions of hectare in absence of predator, in absence of predator, यानी predator की absence में ये millions of hectare में ग्रो कर गए। तो यहां हमने क्या किया भैया, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। कैसे, प्रे पॉपुलेशन brought in control, brought in control by introducing predator, यानी वहां पर प्रीडेटर छोड़ दिया प्रीडेटर, और वो प्रीडेटर कौन था, मोथ। जब हमने मोथ को वहां इंट्रोड्यूस कर दिया, इससे क्या हुई, जो कैक्टस की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, ये कहां आ गई, कंट्रोल में आ गई। ये कहां आ गई, कंट्रोल में आ गई। ठीक। तो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं पर कोई प्रे है, अगर उसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है, कोई प्रेडेटर इंट्रोड्यूस करके। दूसरी बात कि अगर इफ प्रीडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, एक प्रीडेटर क्या हो, टू एफिशिएंट, तो इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, पॉपुलेशन ऑफ प्रे डिक्रीज्ड एंड बिकम एक्सटिंक्ट। और भैया क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ यानी ये सारे एग्जाम्पल क्या बता रहे हैं कि अगर प्रेडेटर ना हो तो क्या नुकसान होंगे, और दूसरा एग्जाम्पल जो बता रहा है वो कि भैया अगर प्रेडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा। अगर प्रेडेटर बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाए तो ऐसे केस में क्या होगा। अब जैसे अगर प्रेडेटर ना हो तो इसका एग्जाम्पल एक अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में भी दिया गया कि स्टारफिश पिजास्टर जो थी, जब वहां से हटा दिया गया तो इनवर्टिब्रेट की 10 से ज्यादा स्पीशीज क्या हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये भी शो करता है कि इन एब्सेंस ऑफ प्रेडेटर कंपटीशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका भी एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं भाई। तो अगला जो एग्जाम्पल है कि व्हेन इन अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, कहां पर, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट स्टारफिश पिजास्टर
जो कि क्या है, प्रीडेटर है। क्या है, प्रीडेटर है। रिमूव्ड एक्सपेरिमेंटली, रिमूव्ड एक्सपेरिमेंटली। removed experimentally, then more than 10 species of invertebrate of invertebrates become extinct, become extinct। किसकी वजह से भैया, कंपटीशन की वजह से। तो यहां से इस एग्जांपल से ये पता चल रहा है कि भैया प्रे के अंदर कंपटीशन को रिड्यूस कौन कर रहा है, प्रीडेटर। तो मतलब जो हमने यहाँ इंपॉर्टेंस में पॉइंट पढ़ा, कंडक्ट ऑफ एनर्जी, वो तो आपको पता ही है, कंट्रोल करता है प्रे की पॉपुलेशन को। ये कहां से दिखाया गया, ऑस्ट्रेलिया वाला केस। जबकि अगर आप बात करो स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन करता है, तो कहां दिखाया गया, आप अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट वाला एरिया, जहां से पता चलता है। हाँ, अगर प्रेडेटर एफिशिएंट हो जाए तो भैया प्रे की पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देगा। आप खुद सोचो ना कि अब यहां तक की बात हुई, अब प्रेडेटर प्रे की इंपॉर्टेंस, प्रेडेटर की इंपॉर्टेंस की बात हमने कर ली। अब क्या प्रे बैठा रहेगा कि आ भाई मुझे खा ले, मैं रेडी बैठा हूं, मैंने अपनी नई पॉपुलेशन बनाई है, नए बच्चों को जन्म दिया है, आज आ खा ले, ऐसे तो नहीं बैठेगा ना। वो भी तो कुछ ना कुछ तरीका अपनाएगा, डिफेंस करेगा। तो अब हम समझने वाले हैं कि प्रे के डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या है। तो हेडिंग डालोगे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे। तो अगर हम बात करें डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ प्रे, भैया प्रे अपने आप को कैसे बचाएगा। तो प्रे अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहला काम जो करता है, जो कुछ प्रे करेंगे, वो क्या है, अपने आप को इन्वायरमेंट में छुपा ले। अब भाई ये ब्लैक कलर का बोर्ड दिख रहा है आपको, अगर मैं ब्लैक से लिख दूं तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो अगर कोई इंसेक्ट जहां पर रहता है, उसका इन्वायरमेंट जिस कलर का है, अगर वो वैसा हो जाए तो प्रेडेटर को आसानी से दिखाई नहीं देगा। इसे क्या बोलते हैं, हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। तो जो पहला देखने को मिलेगा प्रोसेस, वो क्या है, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में क्या होगा, जो प्रे होगा, प्रे बिकम सिमिलर टू इन्वायरमेंट। कैसा हो जाएगा, इन्वायरमेंट, एंड अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रेडेटर। भाई प्रेडेटर उसको डिटेक्ट ना कर पाए, इस बात को क्या करेगा, अवॉइड करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज बोलते हैं। एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है मोनार्क बटरफ्लाई। क्या नाम है, मोनार्क बटरफ्लाई। एक्चुअली एक बटरफ्लाई और होती है वायसराय बटरफ्लाई। ये तो एग्जांपल वैसे मिमिक्री का है, जहां पर वायसराय बटरफ्लाई जो होती है बच्चे, वो हाईली डिस्टेस्टफुल होती है, इसलिए कोई उसको खाता नहीं है। हाँ जो वायसराय बटरफ्लाई है ना, सुनो ध्यान से, वो क्या होती है, डिस्टेस्टफुल होती है, इसलिए उसको खाता नहीं है कोई। तो मोनार्क बटरफ्लाई ने क्या किया, अपने आप को वैसा ही कर दिया, यानी वायसराय बटरफ्लाई की तरह, ताकि ये भी डिस्टेस्टफुल हो जाए और इसको भी कोई ना खाए। तो इसने ये कैसे अचीव किया, इसने अपनी कैटरपिलर स्टेज में, यानी अर्ली स्टेज के अंदर, ये किस पे फीड करते हैं, ऐसी वीड्स के ऊपर जो बहुत पॉइजनस होती हैं। तो इसकी वजह से इनका टेस्ट बहुत गंदा हो जाता है, ताकि प्रेडेटर को गंदा टेस्ट पसंद नहीं आएगा तो इसको खाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो मोनार्क बटरफ्लाई क्या हो गई, हाईली डिसटेस्टफुल टू इट्स प्रेडेटर।
ड्यू टू फीडिंग ऑन पॉइजनस वीड्स, पॉइजनस वीड्स कौन सी स्टेज में, इन कैटरपिलर स्टेज, इन कैटरपिलर स्टेज। तो इससे क्या हो भैया, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो प्रेडेटर खाएगा नहीं और ये अपने आप को बचा लेंगे। अगले अगर बात करें तो ज्यादातर इंसेक्ट जो होते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं। तो प्लांट ने अपने आप को डिफेंस में कैसे किया, अपने ऊपर कांटे बना लिए, क्या बना लिया अपने ऊपर, कांटे बना लिए। तो कांटे बनने से क्या हुआ कि भैया कांटे रहेंगे तो इंसेक्ट आएगा नहीं, ठीक। तो अगर हम बात करें मोस्टली इंसेक्ट आर फाइटोफैगस, फाइटोफैगस। तो इससे क्या हुआ, प्लांट डेवलप्ड स्पाइन, थॉर्न, etc to protect from predator। प्लांट ने थॉर्न बनाए, स्पाइन्स बना लिए ताकि प्लांट अपने आप को किससे बचा पाए, प्रेडेटर से बचा पाए। इसके बाद जो है कुछ प्लांट ने केमिकल्स बनाना शुरू किया जो हार्मफुल हो किसके लिए, प्रेडेटर के लिए, ठीक। जैसे सम प्लांट प्रोड्यूस केमिकल्स लाइक क्या क्या, जैसे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, निकोटीन, कैफीन और इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स। etc to avoid from predation, भाई प्रेडेशन से बचने के लिए किया है। बट हाँ हम तो इंसान हैं, हमने इनके जो केमिकल्स थे इसका भी यूज करना शुरू कर दिया अलग अलग पर्पस के लिए। तो कहने का मतलब ये डिफेंस है किसका, प्रीडेटर का, और प्रे का, कि वो प्रेडेटर से कैसे अपने आप को बचाएगा। इससे पहले हमने देखा कि प्रेडेटर के फायदे क्या थे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आज हमने प्रेडेटर पढ़ा है तो आज यही पर रख रहा हूँ। अब बाकी अगली क्लास में जो हमारे पास बचा है यानी कॉम्पिटिशन वगैरह, तो एक जो टॉपिक है प्रेडेटर ही सबसे बड़ा टॉपिक था प्रेडिशन वाला, इसके बाद बाकी सब नहीं है, एग्जाम्पल्स वगैरह हैं और ज्यादा कुछ है नहीं, कॉम्पिटिशन एक छोटा सा है। तो अगली क्लास में कोशिश करेंगे चैप्टर हो जाए खत्म। तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक।